नमस्कार। चलिए आज 1940 के दशक के बीच में चलते हैं। एक ऐसा दौर जब भारत का भविष्य एक चौराहे पर खड़ा था। बिल्कुल। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश के ज्यादातर बड़े नेता जेलों में बंद हैं। और पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी का आलम है। बिल्कुल। लेकिन उस खामोशी के पीछे, पर्दे के पीछे सियासत की बिसात पर बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, गतिरोध को तोड़ने की कोशिशें हो रही थीं। आज हम ऐसी ही दो बड़ी कोशिशों की गहराई से पड़ताल करेंगे। दो ऐसी योजनाएं जो अगर कामयाब हो जाती तो शायद आज का भारत कुछ और होता। हम्म हम समझेंगे कि ये योजनाएं क्या थीं, ये क्यों नाकाम हुई और इनकी नाकामी ने हमें विभाजन की तरफ कैसे धकेल दिया। और इसमें सबसे जरूरी है ये समझना कि असल में फर्क कहाँ था। हाँ, हम बात करेंगे राजा गोपालाचारी फॉर्मूले की, जो कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान की मांग को लगभग स्वीकार करने जैसा एक चौंकाने वाला कदम था। और फिर हम समझेंगे वेवल प्लान को, जो अंग्रेजों की तरफ से एक अंतरिम सरकार बनाने की आखिरी गमगीन कोशिशों में से एक थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ योजनाओं का लेखा-जोखा नहीं है। ये उस दौर के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मन को पढ़ने की कोशिश है। उनकी सोच में बुनियादी फर्क क्या था, वो किस चीज को दांव पर लगाने को तैयार थे और किस पर नहीं। और कैसे इन नाकाम कोशिशों ने दरअसल दोनों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया था। बिल्कुल। चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत 1944 से करते हैं राजा गोपालाचारी फॉर्मूले के साथ। सीआर फॉर्मूला। हाँ, इसका नाम सी राजा गोपालाचारी के नाम पर है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े और सुलझे हुए नेता, जिन्हें लोग राजा जी भी कहते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फॉर्मूले को खुद गांधी जी का पूरा समर्थन हासिल था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। यहीं पर रुककर सोचना चाहिए। कांग्रेस, जो हमेशा से अखंड भारत की बात करती आई थी, उसका एक सबसे बड़ा नेता विभाजन की बात वाले एक फॉर्मूले के साथ आगे आ रहा था। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर थे। हाँ, ये दिखाता है कि कांग्रेस गतिरोध तोड़ने के लिए कितनी बेचैन थी। वे एक कदम आगे बढ़कर मुस्लिम लीग तक पहुंचना चाहते थे। तो क्या था इस फॉर्मूले में? चलिए इसकी शर्तों को एक एक करके समझते हैं। पहली शर्त थी कि मुस्लिम लीग आजादी के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करें। ठीक है। दूसरी, लीग केंद्र में एक अस्थाई यानी मिलीजुली सरकार बनाने में कांग्रेस का साथ दे। मतलब साफ था, पहले मिलकर अंग्रेजों से आजादी लेते हैं, बाकी बातें बाद में। बिल्कुल। प्राथमिकता थी पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन इसके बाद की शर्तें ही असल में इस फॉर्मूले का दिल थीं। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। सही कहा। तीसरी शर्त ये थी कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के उन इलाकों में जहां मुसलमान बहुमत में हैं, वहां की पूरी आबादी, और इस बात पर गौर करना जरूरी है, पूरी आबादी। हाँ पूरी आबादी, सिर्फ मुसलमान नहीं, जनमत संग्रह यानी वोटिंग से ये तय करेगी कि वो भारत से अलग होकर अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं या नहीं। और चौथी शर्त थे कि अगर विभाजन हो भी जाता है तो भी रक्षा, व्यापार और संचार जैसे जरूरी मामलों के लिए दोनों देशों के बीच एक साझा समझौता होगा। लेकिन इन सब पर एक सबसे बड़ी शर्त थी। बिल्कुल, जो कि कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी थी। ये सब कुछ तभी होगा जब अंग्रेज भारत की पूरी सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस कह रही थी, ठीक है, हम आपके अलग देश की मांग पर विचार करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। पहली, आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दो। और दूसरी, अलग होने का फैसला उस इलाके के सभी लोग मिलकर करेंगे, सिर्फ एक समुदाय नहीं। बिल्कुल। ये कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान की मांग की एक मौन स्वीकृति थी, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। ये तो कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशकश थी। मतलब वो लगभग आधे रास्ते आ गए थे, फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा क्यों? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी सीधा नहीं है। जिन्ना की आपत्तियां सिर्फ शर्तों को लेकर नहीं थीं, वे बहुत गहरी और कह सकते हैं वैचारिक थीं। वैचारिक? कैसे? उनकी सबसे पहली और बड़ी मांग थी कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करे। और ये तो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था। बिल्कुल नामुमकिन। यहां हमें रुक कर सोचना होगा। जिन्ना सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं मांग रहे थे, वो कांग्रेस से, जो पूरे भारत का प्रतिनिधि होने का दावा करती थी, ये कहलवाना चाहते थे कि हाँ, हम और आप दो अलग अलग देश हैं
जो बस एक ही भूगोल में रह रहे हैं। ये तो कांग्रेस की पूरी बुनियाद पर ही हमला था। हाँ, ये एक वैचारिक समर्पण की मांग थी जिसे स्वीकार करना कांग्रेस के लिए अपनी आत्मा को मारने जैसा था। और उनकी दूसरी आपत्तियां क्या थीं? दूसरी आपत्ति थी जनमत संग्रह के तरीके को लेकर। जिन्ना चाहते थे कि वोटिंग में सिर्फ उन इलाकों के मुसलमान हिस्सा लें, पूरी आबादी नहीं। ऐसा क्यों? ये तो लोकतांत्रिक नहीं लगता। ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। उन्हें डर था कि पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी एक बड़ी गैर मुस्लिम आबादी थी, मतलब हिंदू सिख। अगर सभी ने वोट दिया तो हो सकता है कि नतीजा विभाजन के खिलाफ चला जाए। अच्छा, तो वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे? कोई जोखिम नहीं। वो वोटिंग का अधिकार सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रखकर पाकिस्तान के पक्ष में परिणाम सुनिश्चित करना चाहते थे। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, उन्होंने साझा केंद्र के विचार को भी ठुकरा दिया। उन्हें रक्षा या व्यापार जैसे विषयों पर कोई साझा नियंत्रण नहीं चाहिए था। मतलब पूरी तरह से अलग। हाँ, एक पूरी तरह से आजाद और संप्रभु पाकिस्तान जिसका भारत से कोई लेना देना न हो। और यहीं दोनों पक्षों की प्राथमिकता का फर्क साफ दिखता है। कांग्रेस का लक्ष्य था संयुक्त भारत की स्वतंत्रता, और लीग का लक्ष्य था मुस्लिम भारत का विभाजन। बिल्कुल, उन्हें संयुक्त भारत की आजादी से कोई मतलब नहीं था। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फॉर्मूले का विरोध सिर्फ जिन्ना नहीं कर रहे थे। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। दूसरी तरफ वीर सावरकर जैसे हिंदू महासभा के नेताओं ने भी इसकी कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि कांग्रेस देश को तोड़ने की जमीन तैयार कर रही है। तो राजा जी का फॉर्मूला दोनों तरफ से खारिज हो गया। हाँ, और इस नाकामी के बाद एक और छोटी लेकिन बहुत अहम कोशिश हुई। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ। देसाई लियाकत पैक्ट। जी, इसमें एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव था जिसमें कांग्रेस और लीग दोनों के बराबर बराबर सदस्य होते। लेकिन ये बातचीत भी आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन इसने अनजाने में एक बहुत खतरनाक विचार को स्थापित कर दिया, समानता यानी पैरिटी का विचार। पैरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस जो उस वक्त की लगभग 75% आबादी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी और मुस्लिम लीग जो लगभग 25% का, दोनों को सरकार में बराबर की सीटें मिले। इस एक विचार ने मुस्लिम लीग को रातों रात कांग्रेस के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और इसने भविष्य की सारी बातचीत का आधार ही बदल दिया। बिल्कुल। तो सीआर फॉर्मूला और देसाई लियाकत पैक्ट दोनों कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन उन्होंने अनजाने में भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर दी। और इसी बीच दुनिया बदल रही थी। यूरोप में हिटलर हार चुका था और अब ब्रिटेन पर, खासकर अमेरिका का दबाव था कि वो भारत की गुत्थी सुलझाएं। हाँ, और इसी बदले हुए माहौल में 1945 में वाइसरॉय लॉर्ड वेवल एक नई योजना लेकर सामने आते हैं। लेकिन अंग्रेज अचानक इतने उत्सुक क्यों हो गए थे? जो सरकार सालों से फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही थी, वो अचानक सुलह करने वाली कैसे हो गई? इसके पीछे उनके अपने कारण थे। 3 मुख्य वजहें थीं। क्या थी वो? पहली, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और चर्चिल की कंजर्वेटिव सरकार अपनी जनता को दिखाना चाहती थी कि वो भारत के मसले को लेकर गंभीर हैं। एक तरह से चुनावी चाल थी। अच्छा, और दूसरी, जापान के खिलाफ युद्ध भी जारी था। मित्र राष्ट्र चाहते थे कि ब्रिटेन भारत का और ज्यादा सहयोग हासिल करे, जो एक राजनीतिक समाधान के बिना मुमकिन नहीं था। और तीसरी वजह सबसे दिलचस्प थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों की जो ऊर्जा स्वतंत्रता संग्राम में लग रही है, उसे प्रशासनिक कामों की तरफ मोड़ दिया जाए। मतलब उन्हें सरकार चलाने की रोजमर्रा की मुश्किलों में उलझा दो। बिल्कुल, ताकि बड़े आंदोलन की नौबत ही ना आए। तो इसी पृष्ठभूमि में वेवेल ने जून 1945 में शिमला में भारत के सभी बड़े नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। और जब वेवेल ने अपनी योजना की शर्तें सामने रखीं, तो एक पल के लिए लगा कि शायद इस बार बात बन जाएगी। हाँ, कुछ प्रस्ताव तो ऐसे थे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। जैसे कि सबसे बड़ा प्रस्ताव था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब प्रशासन लगभग पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में। हाँ, कम से कम ऊपरी तौर पर तो यही लग रहा था। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा प्रस्ताव था कि इस परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये वही पैरिटी का सिद्धांत था जिसकी नींव देसाई लियाकत समझौते ने रखी थी। सही। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह काम करेगी और गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर का इस्तेमाल बेवजह नहीं करेंगे। लेकिन असल में ये लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ था।
कैसे? कांग्रेस का सवाल सीधा था, हम देश की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए भी एक ऐसी पार्टी के बराबर कैसे हो सकते हैं जो सिर्फ एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ये तो एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद वेविल के पास भी नहीं था। कागज पर तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो असल मुद्दे सामने आए। मुस्लिम लीग की मांगे क्या थीं? लीग की सबसे बड़ी और सबसे सख्त मांग ये थी कि कार्यकारी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन सभी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नामित करेगी। सिर्फ मुस्लिम लीग? हाँ, कोई और पार्टी या वायसराय किसी मुसलमान को नामित नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि वे खुद को भारत के सभी मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मनवाना चाहते थे। उन्हें किस बात का डर था? उन्हें डर था कि अगर कांग्रेस ने मौलाना आजाद जैसे किसी राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता को नामित कर दिया या वेविल ने पंजाब की यूनियनिस्ट नेता खिज़र हयात खान को चुन लिया तो लीग का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा कमजोर पड़ जाएगा। समझ गई। और उनकी एक और बड़ी मांग वीटो पावर को लेकर भी थी, है ना? हाँ, वे चाहते थे कि परिषद में ऐसा नियम बनाया जाए कि अगर कोई भी प्रस्ताव ऐसा है जिस पर मुस्लिम सदस्यों को आपत्ति है तो उसे पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। सीधे शब्दों में कहें तो वे किसी भी फैसले को रोकने की ताकत मांग रहे थे, एक तरह का वीटो। बिल्कुल, एक तरह का वीटो। और कांग्रेस का इस पर क्या रुख था? जाहिर है वे इसके लिए तैयार नहीं होंगे। कांग्रेस ने इस योजना पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ये योजना कांग्रेस को सिर्फ एक सवर्ण हिंदू पार्टी बनाकर रखने की कोशिश है। उनका तर्क क्या था? कांग्रेस का तर्क था कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सभी शामिल हैं और उसे अपनी तरफ से किसी भी समुदाय के सदस्यों को नामित करने का पूरा अधिकार है। तो ये सिर्फ सीटों के बंटवारे की लड़ाई नहीं थी, ये पहचान की लड़ाई थी। बिल्कुल, ये दोनों दलों की विचारधारा का सीधा टकराव था। अगर कांग्रेस लीग की मांग मान लेती तो इसका मतलब होता कि वो खुद मान रही है कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और भारत के मुसलमानों पर उसका कोई हक नहीं है। ये तो कांग्रेस के पूरे धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय चरित्र को खत्म कर देने जैसा था। हाँ, और उधर लीग अपनी मुसलमानों की एकमात्र आवाज वाली पहचान को किसी भी कीमत पर स्थापित करना चाहती थी। और आखिरकार जब कोई समझौता नहीं हुआ तो वेविल ने क्या किया? यहीं पर वेविल ने वो किया जिसे इतिहास में अक्सर वेविल की भूल या उनकी सबसे बड़ी गलती कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराने के बजाय उन्होंने बस सम्मेलन के टूटने और योजना के विफल होने की घोषणा कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? ये एक भूल क्यों थी? ये एक बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि ऐसा करके उन्होंने मुस्लिम लीग को एक तरह की वीटो शक्ति दे दी। इसका सीधा संदेश ये गया कि जब तक जिन्ना और मुस्लिम लीग राजी नहीं होंगे, भारत में कोई भी संवैधानिक सुधार नहीं हो सकता। इसने तो जिन्ना का कद बहुत बढ़ा दिया होगा। भारतीय राजनीति में आसमान पर पहुंचा दिया और लीग की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया। जरा सोचिए, शिमला के उस कमरे में कैसा माहौल रहा होगा। भारत के सबसे बड़े नेता एक मेज पर थे, देश का भविष्य उनके हाथ में था। और फिर भी वे एक दूसरे की सबसे बुनियादी बात समझने में नाकाम रहे। हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक विफलता नहीं थी, ये एक मानवीय त्रासदी की शुरुआत थी। तो हमने दो बड़ी कोशिशें देखी, CR फॉर्मूला और वेविल प्लान। दोनों ही उस राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने में बुरी तरह नाकाम रहीं और हर नाकामी के बाद असहमति के मुद्दे और ज्यादा सख्त होते गए। हाँ, प्रतिनिधित्व का सवाल, पाकिस्तान की मांग और दोनों दलों का अपनी अपनी पहचान को लेकर अड़ जाना। जो बड़ा पैटर्न यहाँ उभर कर आता है वो ये है कि हर असफल बातचीत के बाद मुस्लिम लीग पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभर रही थी। बिल्कुल, समानता का विचार जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, अब एक स्थापित राजनीतिक सच बन चुका था। और लीग की वीटो करने की ताकत भले ही कागज पर ना हो, हकीकत में उसे मिल चुकी थी। इन असफल वार्ताओं ने असल में दोनों पक्षों के बीच की खाई को इतना चौड़ा कर दिया कि उसे पाटना लगभग नामुमकिन हो गया। और इन्होंने ही स्वतंत्रता और विभाजन के लिए अंतिम और कहीं ज्यादा मुश्किल और खूनी बातचीत की जमीन तैयार कर दी। और ये आज हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई एक राजनीतिक दल ये दावा करता है कि वो किसी एक पूरे समुदाय का एकमात्र प्रतिनिधि है, तो फिर उस समुदाय के भीतर की उन आवाजों का क्या होता है जो शायद उस दल से सहमत ना हो? उन लोगों का क्या होता है जो किसी और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों? ये सवाल उस दौर में खिज़र हयात खान और मौलाना आजाद जैसे नेताओं के लिए जितना सच था, शायद आज भी उतना ही सोचने पर मजबूर करता है।